आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर को देखेंगे 2024-25 के आधार पर और नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के लिए है 2025 में होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर 1 है, जैव विविधता हानि का मुख्य कारण क्या है। जो जैव विविधता है उसकी जो हानि का जो मुख्य कारण क्या है, वनों की कटाई, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, कृषि उत्पादन में वृद्धि, औद्योगिक विकास। तो सही आंसर क्या है, वनों की कटाई। जो जैव विविधता की जो हानि का जो मुख्य कारण है, वनों की कटाई के कारण वो होता है, जिससे कारण क्या है, जैव विविधता का जो है ह्रास होता है। ठीक है, ह्रास होता है, हानि होता है। प्रश्न नंबर 2 है, वैश्वीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है। जो वैश्वीकरण हुआ तेजी से, उससे जो है पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो 4 ऑप्शन है, पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों का अधिक उपयोग, प्रदूषण में कमी, ऊर्जा की बचत। तो सही आंसर है संसाधनों का अधिक उपयोग। वैश्वीकरण के कारण क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है। जो वैश्वीकरण तेजी से वर्तमान में हो रहा है, सभी देश कर रहे हैं, उसके कारण क्या है, जो है प्राकृतिक संसाधनों का क्या है, अधिक उपयोग हो रहा है, जिससे क्या है पर्यावरण और प्रदूषण बढ़ रहे हैं। तेजी से जो है पेड़ों को काटा जा रहा है, बहुत सारी जो प्राकृतिक चीज़ों का जो है दोहन किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण और प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे कहीं ना कहीं आने वाले जीवन में आने वाले जो है काल में या कहीं आने वाले जो होगा समय वो बहुत ही खराब होगा। वर्तमान में भी इसके जो है दुष्प्रभाव भारी स्तर पर देखे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है, वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत में कौन सा कार्यक्रम चलाया गया। जो वन्य जीव संरक्षण है कि वन के यानी जो जंगल के जीव होंगे उनको जो बचाव के लिए भारत में कौन सा कार्यक्रम चलाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर, राष्ट्रीय हरित योजना, ग्रीन हाउस परियोजना, जलवायु संरक्षण योजना। तो सही आंसर है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है, बाघों और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना है। आपको पता ही होगा कि भारत में जो है बाघ जो हैं तेज़ी से जो है कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहे हैं, तो इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है। इसका उद्देश्य जो है कहीं ना कहीं उन्हीं को बचाना है और जो उनके जो प्राकृतिक आवास है यानी कि जो जंगल है और भी उनके जो खाने पीने की व्यवस्था रहने की है, उसको जो है क्या है संरक्षण करना है, उस हिसाब से बनाना है, ताकि उनकी जो आबादी है, उनकी जो जनसंख्या है वो बची रहे और वो तेज़ी से बढ़े। प्रश्न नंबर 4 है, क्या है ब्रुंडलैंड रिपोर्ट। ब्रुंडलैंड रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो ब्रुंडलैंड रिपोर्ट है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, आर्थिक सुरक्षा, जल संरक्षण। तो सही आंसर है क्या है, सतत विकास। जो ब्रुंडलैंड रिपोर्ट है उसका उद्देश्य जो है पर्यावरणीय और आर्थिक आवश्यकताओं के बीच क्या है संतुलन बनाकर सतत विकास को बढ़ावा देना है। ब्रुंडलैंड रिपोर्ट है उसका मेन उद्देश्य क्या है, पर्यावरणीय जो पर्यावरण है और जो आर्थिक आवश्यकताएं उनके बीच क्या है संतुलन, मतलब कि पर्यावरण और आर्थिक विकास इस हिसाब से किया जाए कि वो संतुलन रहे और उसका क्या है मतलब पर्यावरण को मिला जुला के कहीं ना कहीं बचाना है। इसीलिए जो है दोनों को संतुलन बनाकर जो है सतत विकास को जो है बढ़ावा देना है। मतलब आप विकास करिए लेकिन पर्यावरण और आर्थिक आवश्यकताओं को संतुलन बनाकर करिए, कोई भी देश हो। इसी में ब्रुंडलैंड रिपोर्ट का जो है जो ब्रुंडलैंड रिपोर्ट है इसका यही उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 5 है, क्योटो प्रोटोकॉल में भारत का मुख्य दायित्व क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योटो जो प्रोटोकॉल है उसके में भारत का मुख्य दायित्व क्या है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना, विकासशील देशों की मदद करना, वन संरक्षण और क्या है वैश्विक व्यापार बढ़ाना। ग्रीन हाउस गैसों का जो है उत्सर्जन कम करना। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत भारत को अपने उत्सर्जन स्तर को नियंत्रित करना है। क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो समझौता भी है, ठीक है, ये हुआ था। इसमें क्या है भारत को जो है अपने उत्सर्जन जो स्तर को नियंत्रित करना है। जो ग्रीन हाउस जो गैस है जिससे जो क्या है कहीं ना कहीं ओजोन परत को जो है इससे हो रहा है हानि, कहीं ना कहीं इससे मानव जीवन पर भी दुष्प्रभाव पड़ेंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो फ्रीज से जो गैसें निकलती हैं जिससे पर्यावरणीय दुष्प्रभाव हो रहे हैं, जो इससे पर्यावरण को हानि पहुँच रहा है, तो उसी में क्या है कि ये वही है, उसी के नियम कानून है क्योटो प्रोटोकॉल। उसी के तहत क्या है कि भारत को जो अपने उत्सर्जन जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन जो निकाल रहा है, जो ग्रीन हाउस गैस जो लोग निकाल रहे हैं उसको क्या है उसको कम करना है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है भारत ने जो विकसित देश है उन पर जो है तंज कसा था कहीं ना कहीं कि आप लोग जो है वो जो भारत अभी भी प्रति व्यक्ति जो उत्सर्जन जो कर रहा है ग्रीन हाउस वो बहुत ही कम है, विकसित जो देश हैं वो बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। इस पर जो भारत ने बात कहा था, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ देता है, ये याद रखिएगा रैंडमली आप लोग, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 6 को अब आगे देखते हैं। ओजोन परत की रक्षा के लिए
कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू किया गया? ओजोन परत जो है उसके लिए कौन सा, उसको जो रक्षा के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू किया गया? क्योटो प्रोटोकॉल और क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु परिवर्तन संधि, जैव विविधता संधि। तो सही आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को क्या है उद्देश्य जो है ओजोन परत को क्या है नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को कम करना है। ठीक है, ओजोन परत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये छेद हो जाएगा तो बहुत ही कहीं ना कहीं से मानव जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ेंगे और भी सभी जो है यहाँ पर जितने भी जीव जंतु रह रहे हैं। तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है उसी का उद्देश्य है कि जो ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले जो पदार्थ है उसका उत्पादन और उनको उपयोग को कम किया जाए, नहीं तो इससे आने वाले समय में बहुत ही बड़ी जो है दुष्परिणाम जो है देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 7 है जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? जब जलवायु परिवर्तन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप कौन सी समस्या जो है उत्पन्न हो सकती है? समुद्र स्तर में वृद्धि, वनस्पति और जीव का संरक्षण, रोजगार के अवसर बढ़ना, जनसंख्या स्थिरता। तो सही आंसर है समुद्र स्तर में वृद्धि। जब जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है ग्लेशियर पिघलते हैं जिससे समुद्र का स्तर बढ़ जाता है। जल है तो जल से ही संबंधित चीज़ है, तो उससे क्या है जब देखिए जलवायु जो परिवर्तन होता है उससे जो ग्लेशियर है यानी कि जो कहीं ना कहीं अंटार्कटिका में और भी जो बर्फ वाले देश है, जो बर्फ वाले स्थान है वो तेज़ी से पिघलते हैं। अब कोई किसी देश में भी अगर रहें तो वहाँ के देखिए किसी देश में चाहे भारत हो चाहे कहीं पे भी देश हो, अगर वहाँ पर जैसे हिमालय हो गया तेज़ी से अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो वहाँ पर क्या होगा वो हिमालय पिघलेगा, वहाँ की जो नदी है वह जो बर्फ़ है वो तेज़ी से पिघलेगा। अब जब पिघलेगा तो द्रव है, द्रव पदार्थ बहता ही है तेज़ी से, वो बह के कहाँ जाएगा नदी में आएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लें गंगा नदी में आएगा, गंगा नदी से होते हुए तेज़ी से जो है क्या अंत में जाके बंगाल की खाड़ी हुई समुद्र में जाके गिर जाएगा। तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा ही, तो इससे होगा क्या कि जो आसपास के छोटे मोटे देश है या कहीं ना कहीं आइसलैंड या कहें जो मतलब छोटे छोटे द्वीप है जो छोटे देश है या जो जल्दी डूबने की संभावना है, जो पानी के बीच में है या जो पानी के किनारे है, जिनका जो है भूमि जो का स्तर है वो पानी से ज़्यादा मतलब ऊपर नहीं है, वो क्या है जल्दी डूब जाएंगे। तो यही जलवायु परिणाम जो है परिवर्तन का दुष्परिणाम होता है, इससे जो है ग्लेशियर पिघलते हैं, इसे हमें रोकना होगा। ये कहीं ना कहीं बढ़ती जनसंख्या और जो है प्राकृतिक जो है उनके जो है गलत तरीके से उनका दोहन करना, पेड़ों को तेज़ी से काटना, जो है आबादी जिस प्रकार से बढ़ रही है उसी का जो है परिणाम है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चीज़ें होती हैं। प्रश्न नंबर 8 है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल देखिए मैंने ऊपर भी बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित बोर्ड में जो है ज़रूर पूछे जाते हैं प्रश्न बोर्ड एग्जाम में। जैव विविधता संरक्षण, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना, जल संकट समाधान और क्या है वनों की कटाई रोकना। तो ग्रीन गैसों का उत्सर्जन कम करना, ये मेरे ख्याल से दोबारा आ गया होगा, चलिए देख लेते हैं, दोबारा लग रहा है ये प्रश्न रिपीट हो गया है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। प्रश्न नंबर 9 है पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट कब और कहाँ आयोजित हुआ? 1990 न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरियो 1992, 1995 में टोक्यो, 2000 में पेरिस। तो सही आंसर क्या है रियो डी जेनेरियो। 1992 में क्या है पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में क्या है आयोजित किया गया, जिससे सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है रियो डी जेनेरियो में जो है ये क्या है आपका पृथ्वी सम्मेलन जो है पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पर आयोजित हुआ था ये ज़रूर पूछा जाता है। 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक शहर है, ध्यान रखिएगा, वहाँ पर जो है आयोजित किया गया था, जिसमें जो है सतत विकास और पर्यावरण के संरक्षण पर चर्चा हुई थी। प्रश्न नंबर 10 है पर्यावरणीय सुरक्षा के अंतर्गत कौन सी चुनौती मुख्य है? सैन्य विस्तार, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा का अभाव और क्या है आर्थिक असमानता। तो पर्यावरणीय सुरक्षा के अंतर्गत कौन सी चुनौती मुख्य है? जलवायु परिवर्तन। जो पर्यावरणीय सुरक्षा है उसके अंतर्गत जो मुख्य चुनौती है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। ऊपर भी जलवायु परिवर्तन बताया गया कि इससे क्या होते हैं ग्लेशियर पिघलते हैं। देखिए जब ग्लेशियर अगर पिघल जाएंगे, आज भी अगर वो पिघले तो बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम देखने को मिलता है। आप लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी है उस पर जो है पानी की जो है संख्या बहुत ही ज़्यादा है, मतलब जो पानी की मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा है और भूमि की कम। तो अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो तेज़ी से जो बड़े बड़े ग्लेशियर है, जो बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ है, किसी भी देश में है, अंटार्कटिका हो गया या और भी जगह पे हैं, अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो
उससे ग्लेशियर पिघलेंगे। जब वो ग्लेशियर पिघलेंगे तेज़ी से जो है समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। तो उससे होगा क्या कि जो आसपास के जो है एरिया है, जो छोटे छोटे द्वीप हैं या जो भूमि जो है मतलब जिनका जो है समुद्र से जो जल स्तर है वो ज़्यादा मतलब नीचे है भूमि का और समुद्र का जल स्तर ऊँचा है, तो बहुत ही तेज़ी से जो है कहीं न कहीं डूब जाएंगे। देखिए जब पिघलेगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो बहुत सारे देश जो है डूब सकते हैं, खासकर में ऐसे देश जिनका जो है ज़मीनी जो स्तर है ज़्यादा जो है ऊपर नहीं है, ऊंचा लेवल पर नहीं है। तो इसीलिए जो है पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर चुनौती है, जिसे रोकना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। प्रश्न नंबर 11 है। यहाँ तक आप लोग आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर जरूर करिए। प्रश्न नंबर 11 है, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों के बीच क्या है? संतुलन बनाना, केवल औद्योगिक विकास, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन, आर्थिक असमानता बढ़ाना। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य तो सही आंसर है वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों के बीच क्या है? संतुलन बनाना। और सतत विकास का लक्ष्य जो है पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाना है, कि मतलब वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों के बीच मतलब इस प्रकार से ही जो है चाहे प्राकृतिक चीज़ों का जो है दोहन किया जाए या उसका इस्तेमाल किया जाए, जिससे क्या है मतलब दोनों के बीच जो है कहीं ना कहीं संतुलन है। जो सतत विकास कोई भी देश हो विकास कर रहा है अपना, तो पर्यावरण चीज़ों को ध्यान में रख कर करे, जो वर्तमान की चीज़ों पर और भविष्य के में, कि किसी भी चीज़ का उत्पादन इतना भी ज़्यादा ना कर दे कि उससे जो है पर्यावरण को नुकसान पहुँचे, जिससे जो है जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर दुष्परिणाम और भी सारी चीज़ें खतरनाक चीज़ें देखने को मिले। तो इसीलिए क्या है जो है सतत विकास का मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण और विकास के बीच जो है संतुलन बनाए रखना, इस हिसाब से काम करना है कि पर्यावरण के नुकसान को न पहुंचे और ज़रूरत के हिसाब से। प्रश्न नंबर 12 है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? जैव विविधता संरक्षण, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, कृषि का विस्तार, वन संरक्षण। तो सही आंसर है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। जो ग्लोबल वार्मिंग है इसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो उससे होगा क्या कि धीरे धीरे जो ग्लेशियर पिघलेंगे, ज़्यादा गर्मी होंगी, लोग जो है मरने लग जाएंगे, तापमान जो बहुत सारे कहीं न कहीं जंगल में भी आग लग जाएगी, बहुत ही भयानक दुष्परिणाम होगा। भूगोल के अगर आप छात्र होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, जियोग्राफी के जो स्टूडेंट हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का दुष्परिणाम है। इससे पृथ्वी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। पृथ्वी अगर गड़बड़ होगी तो ध्यान रखिएगा पूरी जो जीव जंतु हैं नष्ट हो जाएंगे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से। ये जो है क्या है ग्लोबल, जिसे ग्लोबल वार्मिंग होता है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में सबसे ज़्यादा जो आगे हैं वो कहीं ना कहीं पश्चिमी देश यानी कि जो विकसित हो चुके हैं, अमेरिका और कौन हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, जापान हो गया, बहुत सारे देश है उधर, जो आपका इंग्लैंड हो गए, ये सब देश जो है हर जगह जैसे एसी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बहुत सारी चीज़ों का जो है उपयोग करते हैं, उससे जो है ग्रीन हाउस जो गैस निकलते हैं, जिससे क्या है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। प्रश्न नंबर 13 है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब हुआ? तो सही आंसर है 2015, 2010, 2015, 2020, 2005। 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर है 2015। पेरिस समझौता जो जलवायु परिवर्तन था उसमें 2015 में हुआ, जो क्या हुआ पेरिस समझौता, जिसमें क्या है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों को जो है बढ़ावा दिया गया। जलवायु परिवर्तन के बताने के बारे में मुझे आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं, ऊपर अभी जो है बात हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना कब हुई? 1972, 85, 90, 2000। तो सही आंसर है 1972। जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है यानी कि UNEP, उसकी जो स्थापना हुई थी 1972 में। 1972 में पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए की गई थी कि इसकी UNEP की स्थापना। प्रश्न नंबर 15 है, कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ क्या है? कार्बन जो फुटप्रिंट है उसका अर्थ क्या है? ऊर्जा उत्पादन, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, वन संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण। तो सही आंसर है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। कार्बन जो फुटप्रिंट है किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को दर्शाता है। कार्बन फुटप्रिंट क्या है? किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा जो उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस है उसकी जो मात्रा है उसका दर्शाता है। इसी का जो है क्या है ये अर्थ है, ये कहीं ना कहीं एक मात्रा के मापने के लिए। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया तो इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर करें।